सवाल ये है कि जो बच्चे सुसाइड कर रहे हैं, आयशा मैं आपके पास आऊंगी, बिल्कुल आपसे तो मेरी बात करनी बहुत जरूरी है, क्योंकि आज जो इस प्रोग्राम को देख रहे हैं हमारे दर्शक, जो बच्चे देख रहे हैं, जो परेशान हैं, वो कम से कम एक स्टूडेंट का दर्द समझ सके। मैं आयशा आपके पास आऊंगी, लेकिन मनोचिकित्सक जो हमारे साथ डॉक्टर तोषिंद्र द्विवेदी जी जुड़े हुए हैं, मैं उनसे भी एक प्रश्न जरूर करना चाहूंगी। माफ कीजिएगा, मनोवैज्ञानिक हमारे साथ में जुड़े हुए हैं। तोषिंद्र जी, एक बच्चा जब सुसाइड करता है या कोई भी व्यक्ति जब सुसाइड करता है तो वो शायद ये सोचकर करता है कि अब उसके पास दूसरा कोई रास्ता नहीं है। तो क्या बच्चे जो सुसाइड कर रहे हैं, अभी एक बच्चे का जिक्र संजय सिंह ने किया, आम आदमी पार्टी, एक बच्ची जो जिसके बारे में हम बात कर रहे हैं, जिसकी वजह से हम ये डिबेट भी रख रहे हैं, उस बच्ची ने भी सुसाइड किया और लिखा है कि पेपर दोबारा देने की हिम्मत मुझ में नहीं है। तो अगर एक स्टूडेंट के हिसाब से सोचा जाए या उस एक व्यक्ति के हिसाब से सोचा जाए जो अपने लिए अब कोई रास्ता ना पाकर सुसाइड कर लेता है, आत्महत्या कर लेता है, ऐसे में क्या जो व्यक्ति है उसके दिल पर बीत रही होती है, क्या उस बच्चे पर बीत रही होती है? आप इसे कैसे देख रहे हैं तोषिंद्र जी, मनोचिकित्सक जी? नमस्ते गीतांजलि जी। सबसे पहले तो ये बहुत दुखद है कि एक युवा, पढ़ा लिखा जागरूक युवा, प्रोग्रेसिव एक युवती हम लोगों ने खो दिया। ये बहुत दुखद बात है। भारत का भविष्य, इस तरह से बहुत घटनाएं होती हैं। तो उसके पीछे मूल कारण है कि एक बार बच्चा बहुत हाइपर एजिटेटेड मूड में रहता है एग्जाम के दौरान, उसके बाद उसको लगता है अब रिलीफ है, फिर से डेट एक्सपेंड हो जाना अगेन उसको हाइपर स्ट्रेस्ड और हाइपर एजिटेटेड मोड में डालता है। इसीलिए वो बर्नआउट होता, गिव अप होने की टेंडेंसी। साथ ही साथ बच्चों में आजकल रिएक्शन बहुत फास्ट हो गया है। वो क्योंकि आइडियल स्टेट में रहते हैं, पेरेंट्स का प्यार, एक्सपेक्टेशन, दोस्तों में इमेज, सब डिपेंड करता है पेपर कितना अच्छा हुआ। नेक्स्ट टाइम जो पेपर आएगा वो उतना अच्छा होगा या नहीं होगा, और सबसे बड़ा रोग क्या कहेंगे लोग, क्या हमारा इमेज रहेगा क्या नहीं। ये सारी चीजें एक ऑटोमेटिक विशियस निगेटिव थॉट्स पैदा करता है, जिसमें अंत में सॉल्यूशन और अपना भविष्य अधर में देख के बच्चा सुसाइड जैसा कदम ले लेता है। इसमें अनसर्टेनिटी और अटैचमेंट टू द रिजल्ट, ये ज्यादा बड़ा फैक्टर है। और तीसरा है हाइपर स्ट्रेस्ड स्टेट, रिलीफ नहीं मिलता। ये बड़ों की तरह नहीं है कि बहुत धैर्य रखे, ये जनरेशन वाई और जी तुरंत मतलब कि मेहनत करके रिजल्ट पाने में यकीन। बिल्कुल तोषिंद्र जी, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप। युवा देश का भविष्य है, और अगर युवाओं को ही लगता है कि हमारा ही कोई भविष्य नहीं है, तो फिर ये हमारे समाज पर, हमारी शिक्षा जो व्यवस्था है उस पर एक सवालिया निशान जरूर है। आयशा, आप कुछ कहना चाह रही थी? जी, मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे अभी मोहन सर ने कहा, अभी उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि बहाने बहुत ज्यादा है, फुल ट्रांसपेरेंसी नहीं है किसी चीज में। अभी कोई फुल अकाउंटेबिलिटी लेने को तैयार नहीं है। जो भी चीजें हुई है उसके वजह से कोई सोल्यूशन नहीं निकलता है कभी भी। हमारे जैसे अभी प्राइम मिनिस्टर साहब हमारे रीडिंग को ओवरलुक करेंगे एग्जाम को, एंड आई फील रियली गुड अबाउट इट। मैं सल्यूट करती हूँ अपने प्राइम मिनिस्टर सर को। लेकिन जो हमारे एजुकेशन मिनिस्टर है वो उस पोस्ट पे है क्यों फिर, जब वो अपना काम ढंग से ठीक से नहीं कर पा रहे हैं। एनटीए या कोई भी एग्जाम में बार बार लीक कैसे हो सकते हैं? अगर उस चीज पे एक बारी ले ली जाए, एक एक्शन ले लिया जाए, तो फिर वो काम नहीं होगा। बिल्कुल सही कह रही हैं आयशा। आपके सवाल का जवाब अश्विनी जी ज्यादा बेहतर दे पाएंगे। अश्विनी जी, सवाल सुन रहे होंगे आप, एक स्टूडेंट का दर्द समझ रहे होंगे, एक स्टूडेंट का, क्या कहेंगे? ये विफलताएं क्यों है? गीतांजलि जी, देखिए बहुत ही संवेदनशील मुद्दा है ये, और हमारे साथ एक बिटिया बैठी हुई है हम लोगों की, जो कि स्वयं उसने पार्टिसिपेट किया है। मगर मैं बताना चाहता हूं, खास करके हमारे मित्र चंद्रमोहन जी हैं, राजनीति की बात ना करें, ये स्वयं एक डॉक्टर बेटी के पिता भी हैं, तो इनके सामने से सारी परिस्थितियां गुजरी होंगी। और आज मैं जब ये नीट नहीं बना था, उसके पहले कैसे एग्जाम होते थे, उसके पहले जो एग्जाम हुआ करता था, इन्हीं की सरकार थी, वहां पर सीटें बिका करती थी। आज सरकार ने कम से कम उसको ले आकर एक जगह इकट्ठा किया और नीट बनाया। हां, उसमें कहीं त्रुटि हुई, 24 में भी हुई और 26 में भी हुई, सरकार ने माना। और मैं बिटिया को आश्वस्त करना चाहता हूं कि कोई चीज बनती है तो ऐसा नहीं है किसी लोहे के ताबूत में उसको रख दिया जाएगा। यहां पर
कानून बनाने वाले पहले जो है बाद में बनाते हैं, तोड़ने वाले पहले सक्रिय हो जाते हैं। तो इसलिए सरकारों को बड़ा फूक फूक कर कदम रखना पड़ता है। उसमें कुछ परेशानियां होती हैं, जैसे कि इस बार आई परेशानी, पिछले बार। लेकिन देखिए 1 महीने के अंदर सरकार ने त्वरित गति से कदम उठाया और तुरंत 21 तारीख को परीक्षा कराई। जो भी व्यवस्थाएं करनी थी, सीसीटीवी कैमरों की व्यवस्था, वहां लगभग 5 लाख जवानों को सीआरपीएफ से लेके होमगार्ड तक सब व्यवस्था फुल प्रूफ बनाया। अब कैसे करना है, हाई लेवल की मीटिंग्स हुई। लेकिन अब देखिए बच्चियों के दिमाग में डाल दिया गया है कि शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे दे तो सब ठीक हो जाएगा। तो क्या शिक्षा मंत्री इस्तीफा दे देंगे, कल को जो है चंद्रमोहन जी को बना दिया जाए? लेकिन अश्विनी जी, शिक्षा मंत्री अगर इस्तीफा नहीं दे रहे हैं, इस्तीफा नहीं मांगा जा रहा है, तो शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी नहीं बन रही है सर? क्या शिक्षा मंत्री की जिम्मेदारी भी तो है ना सर? हम लोग समस्या पर आप इस बात से मुंह नहीं मोड़ सकते सर। ये सीधे सीधे शिक्षा मंत्री क्या कर रहे हैं? अगर बार बार ऐसा हो रहा है, 2024 में हुआ, 2026 में हुआ, तो सवाल तो होंगे सर। शिक्षा मंत्री जी, माननीय शिक्षा मंत्री जी अपना काम कर रहे हैं। हाँ। और इस्तीफा देना ही कोई वो नहीं है, ऐसा आप मान रहे हैं सर? ठीक है, ऐसा आप मान रहे हैं अश्विनी जी? हो सकता है अन्य लोग ऐसा नहीं मान रहे हो। जिम्मेदार व्यक्ति से पूछा जाएगा प्रश्न सर। कांग्रेस दे रही है, हाँ। या दे रहा है इस देश का, कि शिक्षा मंत्री बदल जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा। शिक्षा मंत्री को वहीं रहते तो व्यवस्थाएं ठीक करें आप सर। शिक्षा मंत्री नहीं बदल रहे तो व्यवस्थाएं ठीक करें, सवाल तो बनेगा सर आपसे। मैं आपको जिम्मेदारी ले रहे हैं आप, ये बहुत अच्छी बात है सर, लेकिन प्रश्नों से बच नहीं सकते हैं क्योंकि प्रश्न तो उठेंगे। और अगर ये शिक्षा विभाग से ही प्रश्न किए जाएंगे सर, परीक्षा पत्र जो है शिक्षा विभाग जी, प्रश्न से सरकार प्रश्न से नहीं भाग रही है। भारतीय जनता पार्टी लेड जो एनडीए की अतुल भारद्वाज जी, अश्विनी जी रोकना चाहूंगी आपको। अतुल भारद्वाज जी, एक पेपर को, अश्विनी जी मैं आपको वक्त दूंगी, बहुत वक्त दिया सर मैंने, मेरे एक प्रश्न उनसे बहुत जरूरी है, मैं आपको वक्त दूंगी। अतुल जी, एक परीक्षा को ऑर्गेनाइज कराने के लिए कितना वक्त लगता है, कितनी मेहनत लगती है? शिक्षाविद हैं आप, और उसके बाद जब वो परीक्षा रद्द होती है और उसके बाद दोबारा से उसको ऑर्गेनाइज करना होता है, तो ये क्या प्रक्रिया रहती है? और इस प्रक्रिया के साथ साथ जो शिक्षाविद हैं उनके लिए कितना प्रेशर हो जाता है, ये मैं आपसे समझना चाहूंगी सर। कितना मुश्किल होता है? मैं बताना चाहूंगा, मैं शिक्षा के फील्ड में 38 साल से रहा और हिंदुस्तान का नंबर 1 बिजनेस स्कूल है शहीद सुखदेव कॉलेज ऑफ बिजनेस स्टडी, उसका मैं फाउंडर मेंबर रहा। और ये दिल्ली यूनिवर्सिटी का पहला कॉलेज था जब हमने अपना एंट्रेंस एग्जाम सिर्फ खुद हैंडल किया, कोई बाहर की एजेंसी को नहीं दिया। 15 साल तक हमने हैंडल किया, 5 सिटी में हमारे सेंटर ऑफ स्टेट्स में, और वो एग्जाम हमने करवाया पेपर छपने से लेके और पेपर होने तक और उसका रिजल्ट बनने तक। आज तक हमारा एक बार भी एग्जाम जो है कभी आउट नहीं हुआ, कभी फेल नहीं हुआ और फुल प्रूफ सिस्टम से काम किया। तो मैं ये कहना चाह रहा हूँ, ये एक सिस्टम होता है एक एग्जाम कराने का। इसमें सबसे बड़ी प्रॉब्लम कहाँ है कि जो काम में लगे हुए हैं लोग वो सब ह्यूमन बीइंग है, और कौन सा ह्यूमन बीइंग कब कहाँ पे बिक जाए, कोई 100 रुपए पे बिक जाए, कोई 1000 पे बिक जाए, तो अब ये हमारे हाथ में नहीं है। लेकिन हमें अपने को इतना आश्वस्त करना चाहिए कि हम जिन लोगों को अपने सिस्टम में रख रहे हैं वो लोग हमारे लिए सही काम करेंगे कि नहीं करेंगे। तो अब इसकी जो है कोई भी ना शिक्षा मंत्री वो अपना काम देख रहा है, उन्हें नहीं पता कि इतने नीचे लेवल तक एक एजेंसी काम करा रही है, उसमें 100 लोग लगे हुए हैं, उसके अलग अलग डिपार्टमेंट है, किस लेवल पे कौन सा व्यक्ति कहाँ पे त्रुटि कर दे, थोड़े से पैसों के कारण बिक जाए और पेपर लीक कर दे। तो अब इसको हैंडल करना बहुत मुश्किल है। तो शिक्षा व्यवस्था जी व्यवस्थाओं को दुरुस्त करना होगा ना सर। मैं फिर वही कहूंगी कि व्यवस्थाएं दुरुस्त करनी होंगी।